हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। आई एम प्रवीण कुमार। तो अभी तक हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पूरी कवर कर लिए हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कैसे सेल अपने आप को डिवाइड करती है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके 3 से 4 लेक्चर आएंगे और आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक बेसिक बातें समझेंगे कि सेल किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करती है। देन हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन माइटोसिस से फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आपका मियोसिस से पूछ देगा और एक क्वेश्चन आपके सेल साइकिल से पूछ देगा। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चलिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है ना। और मैं बता दूं कि हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए सबसे जो मेजर इम्पोर्टेंस है वो है हमारे ग्रोथ में। देखिए आप प्लांट्स को लगाए, चलिए भाई हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं, छोटा सा प्लांट्स लगाते हो आप। ठीक है। बाद में ये क्या होता है, बहुत बड़ा एक ट्री बन जाता है। ठीक, कैसे हो पाया ये, छोटा सा हम लगाए थे ये बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, कभी सोचा आपने। ये हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। इसमें मान के चलो 10 सेल थे, ये 10 सेल क्या किए, अपने आप को डिवाइड किए और बाद में ये 1000 सेल बन गए। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें 10 ही सेल नहीं होंगे, बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि मान के चलो आपने पेड़ लगाया, छोटा सा था, उसमें 10 सेल थे। फिर वो क्या किए, 10 सेल अपने आप को डिवाइड किए। जब सेल डिवाइड करेंगे जाहिर सी बात है आपका प्लांट का हाइट भी बढ़ेगा, तो प्लांट्स भी बढ़ने लगा। तो सेल डिवीजन का जो मेजर रोल होता है वो हमारे ग्रोथ में होता है। तो क्या ये केवल प्लांट में ही अप्लाई होता है, नहीं, ये हमारे बॉडी में भी अप्लाई होता है। देखिए आपको पता है मेल गैमेट ये हो गया, फीमेल मेल गैमेट क्या होता है। अगर हम बात करें मेन के केस में, तो मेन के केस में मेल गैमेट होता है आपका स्पर्म। ठीक है। और फीमेल के केस में होता है आपका ओवम। और अगर हम प्लांट के केस में बात करें, तो प्लांट के केस में मेल गैमेट होता है आपका पोलन और फीमेल गैमेट होता है आपका एग। ठीक है। जब आपस में फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा भाई, जायगोट बनेगा। ठीक, सोचो ये जो जायगोट है वो मात्र एक सेल का होता है। अब ये एक सेल में होगा सेल डिवीजन और यहां से फिर वो लाखों सेल, मिलियन सेल, ट्रिलियन सेल बन जाता है। सोचो हम लोग का जो ओरिजिन हुआ एक सेल से हुआ, जायगोट से हम लोग बने हैं, जायगोट से फिर इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, देन वहां से हम लोग का ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा और फिर कंप्लीट एक हम लोग इंडिविजुअल बन जाएंगे। ठीक है। तो सोचो एक सेल डिवाइड करते गया और एक ट्रिलियन सेल बन गया और वहां से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी तरीके से प्लांट में होता है, प्लांट में भी जायगोट बनता है, वो जायगोट से फिर वो डिवाइड करके क्या होता है, हम एक कंप्लीट पेड़ बन जाता है। तो सेल का डिवीजन होना कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आया। ठीक है। तो बिना सेल डिवाइड किए हम लोग की ग्रोथ नहीं हो सकती है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसकी तो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो है रिपेयर। क्या रिपेयर, बाइक रिपेयर करने में नहीं। देखो आप कई बार आपके साथ हुआ होगा, आप कट गए, ठीक है, आपने कुछ काट रहा था और आपके हाथ कट गया। कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो अपने आप रिपेयर हो जाता है, वहां पे न्यू टिश्यूज निकल आते हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वजह से आपका जो कटा हुआ पार्ट है वो भी रिपेयर हो जाता है। आप प्लांट का जाओ और प्लांट को कोई पार्ट को काट दो, प्लांट जहां से आप काटोगे, जैसे मान के चलो ये आपका प्लांट है, ठीक है, इसमें ये लीफ है, आपने इस लीफ को काट दिया, आप जहां से आप काटोगे वहां से एक और लीफ निकल आएगा। ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। आया समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्या इंपॉर्टेंस है हमारा सेल डिवीजन का। ठीक है ना। चलिए अब इसके जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग समझते हैं, कर्न प्लाज्म थ्योरी।
कर्न प्लाज्म थ्योरी को दिया था हर्टविग ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कर्न प्लाज्म थ्योरी को हर्टविग नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, देखो ये थ्योरी को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा स्टोरी समझते हैं, ठीक है ना। देखिए सपोज आपके घर में खाना आपकी मम्मी बनाती है, ठीक है। इमेजिन करो कि आपके घर में 5-6 मेहमान आए, ठीक है ना। तो आपकी मम्मी वो मेहमानों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगी, अच्छे तरीके से उनको खाना खिला देगी। बट समहाउ क्या हुआ कि आपके घर में 20 से 30 लोग आ गए, तो क्या आपकी मम्मी अकेले सबके लिए खाना बना पाएगी? बनाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब मम्मी आपकी थक जाएगी। वो बोलेगी नहीं भाई इतना आदमी का खाना हम अकेले कैसे बनाएं, पॉसिबल नहीं है। तो वो किसी को हेल्प करने के लिए बुलाएगी, ठीक है। आया समझ में। जस्ट इसी तरीके से हमारे सेल के पास भी होता है। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है भाई? न्यूक्लियस करता है। चलो अब एक जब जो साइटोप्लाज्म था उसका जो साइज था वो एक लिमिट अमाउंट में था, तो न्यूक्लियस उसको इजिली हैंडल कर रहा था, साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को इजिली मेंटेन कर ले रहा था। बट क्या हुआ, ये जो साइटोप्लाज्म है वो अपना साइज को बढ़ाया। साइज बढ़ेगा ना, आपकी हाइट बढ़ रही है, आप ग्रो कर रहे हो, तो आपका साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ेगा, तभी तो आपका सेल बढ़ेगा, ठीक है। सेल का साइज बढ़ेगा तो सोचो न्यूक्लियस जब साइटोप्लाज्म का साइज छोटा था, लिमिट था, तो उस केस में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को इजिली कंट्रोल कर ले रहा था। बट क्या हुआ, साइटोप्लाज्म अपना साइज को कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपके सेल के साइज भी बढ़ रहे हैं। तो उस केस में न्यूक्लियस क्या बोलता है कि अब जो साइटोप्लाज्म का साइज है वो काफ़ी बढ़ चुका है, अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो न्यूक्लियस है वो क्या कर लेती है, अपने आप को डिवाइड कर लेती है। देखो ये न्यूक्लियस अपने आप को क्या किया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। और इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियो काइनेसिस। याद रहेगा, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछा गया है, ये किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज, 4 फेज होते हैं। तो जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है वो एस फेज में होता है, ठीक है। आया समझ में कि न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड क्यों किया। चलो न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लिया, अब क्या होगा, देखो एक मिनट, देखिए न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लिया, ठीक। और यहाँ से फिर क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, ठीक है। फर्दर ये 2 सेल अपने आप को ग्रो करेंगे, फिर यहाँ से 2 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सेल की डिवीजन होती रहती है, होती रहती है। तो यही था आपका कर्न प्लाज्म थ्योरी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, कर्न प्लाज्म थ्योरी हर्टविग ने दिया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपके साइटोप्लाज्म होते हैं उसका साइज जब लिमिट में होता है तो न्यूक्लियस उसकी एक्टिविटी को इजिली हैंडल कर लेता है। लेकिन जब साइटोप्लाज्म ग्रो करने लगता है, वो अपने साइज को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आपकी सेल की भी साइज बढ़ने लगती है, तो न्यूक्लियस अकेले उसको हैंडल नहीं कर पाता है और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और ये एस फेज में होता है, ठीक। अब आपके न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, तो भाई न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो आपके सेल भी डिवाइड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म या सेल के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, भूलना मत। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अरे मैंने आपको बताया था ना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोलॉजी, ठीक है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और जब साइटोप्लाज्म का ये बढ़ेगा, डिवाइड करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस बन गए। तो 2 न्यूक्लियस बने तो आपका फिर से क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गया। अब एक एक न्यूक्लियस फिर उसको इजीली हैंडल करेंगे, फिर वो अपना साइज बढ़ाएगा। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। आया समझ में कर्न प्लाज्म थ्योरी। देखो कर्न प्लाज्म थ्योरी का एक फॉर्मूला आपको याद रखना, के आई इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या ये होता है आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपके हार्टविग ने दिए थे कर्न प्लाज्म थ्योरी में। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या था। ठीक है, देखो अब दूसरी पॉइंट जो आपको याद रखनी है, क्या ये जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है? नहीं, इसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये अपने आप को अनलिमिटेड डिवाइड कर रहा है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? कैंसर हो गया। कैंसर की जो सेल होती है ना, वो अपने आप को अनलिमिटेड डिवाइड करती है, उसकी कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेल की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के ऊपर वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता है। और दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी डिवीजन होगा, मेरी बात ध्यान से सुने, जब भी डिवीजन होगा हमेशा इवन नंबर में होगा। जैसे 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6 सेल बनेंगे। कभी ऐसा नहीं होता है कि 1 से 3 बन गया, दिस इज रॉन्ग, कभी नहीं होता है। जब भी बढ़ेगा इवन नंबर में बढ़ेगा, ऑड नंबर में कभी नहीं बढ़ता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट और देख लो, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आप नोट करके लिख लेना। देखो अगर क्या हो, केवल जो आपकी सेल है उसकी साइज बढ़े बट वो नंबर में कांस्टेंट है। जैसे मान के चलो कि आपका ये सेल है, ये अब केवल अपना साइज बढ़ा रहा है, केवल अपना साइज बढ़ा रहा है, बट नंबर क्या है? कांस्टेंट है, नंबर उतना का उतना ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? सेल की केवल साइज बढ़ रही है, नंबर कांस्टेंट है, क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपरट्रॉफी। चलो ये उसको आप याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल समझने के लिए पहले हम लोग प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो प्लांट के अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि देखो ये आपका प्लांट है, ये इसकी रूट हो गया। ठीक है, ये रूट है। अब प्लांट है तो इसमें क्या होंगे? ब्रांचेस होंगे। ठीक है ना, ब्रांचेस में क्या होंगे? लीफ लगे होंगे। देखो, ठीक, देखो तो ये आपका रूट हो गया, ये स्टेम हो गया और ये लीफ हो गया। तो ये 3 है जो हम क्या बोलते हैं? परमानेंट स्ट्रक्चर। प्लांट्स का परमानेंट स्ट्रक्चर रूट, स्टेम, लीफ होता है। ठीक है, और इसमें प्लांट है तो भाई किसी स्पेसिफिक सीजन में क्या लगेगा? यहाँ पे फ्लावर लगेगा, और फ्लावर को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेम्पररी स्ट्रक्चर, क्योंकि हर बार तो ये प्रेजेंट होता नहीं है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आपका लीफ, स्टेम, रूट हो गया, ये क्या है? आपका परमानेंट स्ट्रक्चर है, और इसमें पाया जाता है आपका सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल कहाँ पाया जाएगा? परमानेंट स्ट्रक्चर में, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ में। और फ्लावर में क्या होता है? देखिए फ्लावर के अंदर भी मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, होता है ना। मेल पार्ट क्या हो गया? एंथर। फीमेल पार्ट क्या हो गया? ओवेरी। तो जो फ्लावर होता है इसमें पाया जाता है आपका कौन कौन सा सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो याद रखना रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ पाया जाता है? फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर में कहाँ? एंथर और ओवरी में। जबकि हम बात करें सोमेटिक सेल की, तो सोमेटिक सेल कहाँ पाई जाती है? लीफ, स्टेम, रूट में। दैट मीन्स कि आपका सेल 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा सेल? रिप्रोडक्टिव सेल एंड सोमेटिक सेल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से आपको याद रखना है। देखिए क्या, आपका जो सोमेटिक सेल है, ठीक है, जो आपका स्टेम, रूट, लीफ में पाया जाता है, इस सोमेटिक सेल में हमेशा क्या होता है? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। और ये जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल है, इसमें क्या होगा? मियोसिस। ऐसा क्यों? हम लोग आगे बात करते हैं। बस अभी आप इतना याद रखो, सोमेटिक सेल जो कि आपका रूट, स्टेम, लीफ हो गया, इसमें माइटोसिस होता है। जो आपका फ्लावर हो गया, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उसके में क्या होता है भाई? मियोसिस होता है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं हम लोग।
अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं माइटोसिस क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं मियोसिस क्या होता है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे अगले लेक्चर में। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझते हैं हम लोग माइटोसिस। देखो माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस जैसे मान के चलो ये एक सेल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मदर सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अपना साइज को बढ़ाएगी, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेगा, अपना साइज को इन्होंने बढ़ाया और ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल को बनाती है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुने, मदर सेल ने अपना साइज को बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ा के इन्होंने दो डॉटर सेल को बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो डिफरेंस है माइटोसिस में और मियोसिस में वो क्या है, देखिए माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनी है वो एग्जैक्ट कॉपी होगी मदर सेल से। मतलब अगर मदर सेल के पास 30 क्रोमोसोम है तो इसके पास भी 30 क्रोमोसोम होगा। इसके पास जो डीएनए है वो इसके पास भी होगा। इसका जो शेप है वही शेप इसका भी होगा। अब 30 मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। अब उसको एग्जैक्ट मान मत लेना, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो डॉटर सेल है एग्जैक्ट कॉपी होती है मदर सेल की, ठीक। आया समझ में यहाँ तक। और इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देखिए, ये जो आपकी माइटोसिस है वो क्या हेल्प करती है। देखो माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ में, तभी तो ये प्रेजेंट था आपका रूट स्टेम लीफ में। रूट की ग्रोथ होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है। स्टेम की ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। आपका लीफ वहां भी होता है ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो आपका माइटोसिस है वो जनरली कहाँ होता है, ऐसे पोर्शन में जहां पे ग्रोथ की प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक। क्लियर हुआ। इसके अलावा ये हमारा एम्ब्रायोजेनेसिस भी करवाता है और ये रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका कटा हुआ पोर्शन है वहां पे फिर से न्यू टिश्यूज बन जाते हैं। आप प्लांट को काट दो, वहां से एक न्यू प्लांट निकल आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। उसमें माइटोसिस की प्रक्रिया ऑपरेट होती है और वहां से एक न्यू ऑर्गन निकल आता है या फिर आपकी जो टिश्यू है वो रिपेयर हो जाती है। क्लियर हुआ। तो इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी ग्रोथ में होता है। एक बात याद रखना, आपकी जो केवल ब्रेन की सेल होती है वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती। एक बार वो डैमेज हो गया देन वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेंट्रोजोम अब्सेंस होता है। केवल पूछा गया है, केवल आपकी ब्रेन की जो सेल है वो क्या अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है, ठीक है। एक बार मुझे याद है इस क्वेश्चन को वो घुमा के पूछा था। किस तरीके से पूछा था मैं बताता हूँ आपको। क्या पूछा था कि सपोज मान के चलो एक इंसान है वो बाइक चला रहा है, ठीक है, उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट हुआ और उसके जो माथा में बहुत जोर का चोट आ गया। तो बताइए आपके बॉडी का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो रिपेयर नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो याद रखना आपकी जो ब्रेन की सेल होती है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ अब्सेंस सेंट्रोजोम, ठीक। क्लियर हुआ। माइटोसिस समझ में आया। माइटोसिस में बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो डॉटर सेल बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है मदर सेल से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मियोसिस की। देखो मियोसिस में क्या होता है, ये आपकी मदर सेल है, ठीक है। इन्होंने फिर से अपना साइज को बढ़ाया और इन्होंने, एक मिनट इसमें थोड़ा सा स्पेस लगेगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं मियोसिस। देखो मियोसिस में क्या होता है, ये आपकी मदर सेल है, इन्होंने अपना साइज को बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ा के इन्होंने 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती है। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। माइटोसिस में क्या होता है, मदर सेल डिवाइड करके अपने आप को 2 डॉटर सेल बनाती है और मियोसिस में मदर सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल को बनाती है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। देखिए ये आपका मदर सेल है, ये डॉटर सेल है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मदर सेल है उसके पास यदि 30 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल होगा उसके पास 15 क्रोमोसोम होगा। दैट मीन्स मदर सेल आपकी डिप्लॉयड होती है और डॉटर सेल हैप्लॉयड होता है, ठीक। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है,
कि ये मदर सेल से तो डिफरेंट होती ही है, साथ में ये एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये इसके पास 10 क्रोमोसोम है तो इसके पास 5 क्रोमोसोम होगा, तो एक दूसरे से भी ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक आया समझ में? तो ये आपको मियोसिस के बारे में इतना पॉइंट याद रखना है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हम लोग समझते हैं कि हम लोग मियोसिस को क्यों पढ़ते हैं। माइटोसिस से काम चल ही रहा था अच्छा भला, तो हम लोग मियोसिस को क्यों पढ़े। देखो हम लोग मियोसिस को इसलिए पढ़ते हैं, इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये श्याम है, ठीक है, ये उसकी वाइफ है। अब इतनी स्मार्ट नहीं लग रही है ना, देखो ये श्याम है, उसकी ये वाइफ है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इसके पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। पता है ना ह्यूमन बींग के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा। भाई ये भी तो इंसान है, ठीक है। अब सोचो कि अगर इसमें होता है माइटोसिस तो क्या होगा। इसमें माइटोसिस होगा तो मैंने आपको बताया था, माइटोसिस में एग्जैक्ट जो डॉटर सेल होता है कॉपी होता है मदर सेल से। तो इसके पास 46 क्रोमोसोम है तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। इसने भी अपने 46 क्रोमोसोम को लाया और जो डॉटर होंगे उसके पास 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर 92 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो माइटोसिस यहाँ पे फेल हो गया। तो इसी के लिए हम लोग लाते हैं किसको, मियोसिस को। अब मियोसिस से समझते हैं मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में मैंने आपको समझाया कि जो मदर सेल होती है उसका आधा होता है डॉटर सेल, ठीक है। जैसे आपके मदर सेल के पास इमेजिन करो 30 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास 15 क्रोमोसोम होगा। तो इसके पास आपका 46 क्रोमोसोम है। दैट मीन्स कि इसने कंट्रीब्यूट किया 23 क्रोमोसोम, इसने कंट्रीब्यूट किया 23 क्रोमोसोम। और जो आपका सन होगा, डॉटर होंगी, उसके पास कितना होगा, 46 क्रोमोसोम। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मियोसिस का, ये आपके क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। आया समझ में मियोसिस का फंक्शन, इसलिए मियोसिस हमारे अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले माइटोसिस केवल वैसा जगह पे पाया जाएगा जो अपने आप को ग्रोथ कर सकता है, जैसे कि आपका स्टेम, रूट, लीफ, ठीक है। मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव स्टेज में पाया जाता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया ऑपरेट होती है। आया समझ में? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस को, मियोसिस को डिटेल में समझेंगे। क्या होता है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ठीक है। इस सारे को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। आज का PDF आपको मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।